तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 101 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें पूछा गया है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। राजा सांसी जो है एक टाउन है, कस्बा है अमृतसर में। आप जानते होंगे अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है। तो वहाँ पर ये राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। इसका दूसरा नाम जो है जनरली ये जाना जाता है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर के नाम से। तो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई भी नाम आएगा तो ऑप्शन बी उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब में ये एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा आदमपुर एयरपोर्ट, लुधियाना एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट, पटियाला एयरपोर्ट और चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी स्थित हैं। ये सारे जो हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। केवल एक ही ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? आंसर की के हिसाब से ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इसके लिए राइट आंसर था। लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना भी है जो कि इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होता है। लेकिन पहले जो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थी और इन दोनों के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका को भी जो है नागार्जुन बांध परियोजना से लाभ मिलता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ये चार स्टेट जो हैं जिसको नागार्जुन परियोजना से लाभ मिलता है, लाभान्वित होते हैं राज्य। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है वो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और ये कृष्णा नदी पर बनी है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थी, लेकिन बंटवारे के बाद देखा जाए तो ये आपको वर्तमान में जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की और जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, उसके बीच ये बांध परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर किया गया है। इस बांध का कार्य जो था इनॉग्रेशन 10 दिसंबर 1955 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मतलब जो नींव रखी थी इसकी। और एक बात और है इसके बारे में कि नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है दुनिया का, जो कि चिनाई के द्वारा बनाया गया है। मतलब जैसे चिनाई करके ईंटों की दीवार बनाई जाती है घरों में, वैसे ही चिनाई करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है दुनिया भर का जो कि चिनाई करके बनाया गया है। 10 दिसंबर 1955 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका कार्य जो है 1969 में पूरा हुआ था। यह 124 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर लंबा बांध है। इसमें 26 गेट हैं, क्रेस्ट गेट जिनको हम बोलते हैं, और इसका जो जलाशय है, जो पानी रोकने की क्षमता है, वो 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें जो है जमा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द करेंसी ऑफ कतर इज, तो कतर की मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी रियाल या फिर इसको कतारी रियाल भी बोलते हैं हम। और बात करें दिनार की तो आप सभी जानते होंगे कुवैत जो है, कुवैत की मुद्रा है दिनार। और दिरम की बात करें तो दिरम जो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो मुद्रा है वो दिरम है। और क्यात की बात करें तो म्यांमार की करेंसी है, मुद्रा है क्यात, या जिसको हम म्यांमार क्यात भी बोलते हैं। तो 104 का बी राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुंदेस्टाग या बुंदेस्टांग किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन सी जर्मनी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बात करें भारत की तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संसद का नाम लोकसभा लिखा होता है, लेकिन भारतीय संसद को संसद ही कहते हैं और संसद में जो है 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अन्य देशों की संसद का भी आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। यहाँ देखिए इंडिया का है संसद, इंडोनेशिया की पीपल कंसल्टेटिव असेंबली, हंगरी की देख सकते हैं, आइसलैंड की देख सकते हैं, यूनान की, ग्रेट ब्रिटेन की, जिम्बाब्वे की संसद भी संसद कहलाती है, वियतनाम की नेशनल असेंबली, जाम्बिया की भी नेशनल असेंबली है संसद का नाम, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, उज्बेकिस्तान की ओली मजलिस है, ताइवान की युआन है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है।
बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट कहा जाता है इसको। एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद का नाम है। तो लिस्ट काफ़ी लंबी आप देख सकते हैं। 105 का ऑप्शन डी जो था राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, 106 में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। मुंडको उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, सही उत्तर है मुंडका उपनिषद। उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द का लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक में केवल 3 शेर दिखाई देते हैं और चौथा शेर अदृश्य है, आपको पता है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, या सरकारी कार्यालयों में और जगह भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जिस मंत्र से ये अंश लिया गया है, तो वो पूरा मंत्र आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन्स हैं उसकी, सत्यमेव जयते, फर्स्ट 2 वर्ड, पूरा मंत्र यहाँ तक है। और इसको फेमस किसने करवाया था, ऐसा नहीं बोल सकते कि सत्यमेव शब्द के रचयिता कौन थे, पर मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने सत्यमेव जयते को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। यह वाक्यांश मूल रूप से आपने ऊपर भी पढ़ा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वर्ष 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में इस वाक्य का प्रयोग मालवीय द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगे में चक्र किस रंग का होता है, तो ऑप्शन बी नेवी ब्लू कलर का, गहरे नीले कलर का होता है चक्र, जो भारतीय ध्वज पे बना है, तिरंगे पे बना हुआ होता है। और उसमें 24 लाइन्स होती हैं, जिनको आप स्पोक्स भी कह सकते हैं। 107 का बी जो है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत है, किस माह से प्रारंभ होता है। जैसे अंग्रेजी माह जनवरी से प्रारंभ होता है, तो जो देसी माह या जिसको हम राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं, तो उसका पहला महीना कौन सा होता है। ऑप्शन ए 108 के लिए राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको संक्षिप्त में भारांग भी बोलते हैं, भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। जो हम कैलेंडर देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। जो भारांग है उसके महीने देख सकते हैं आप, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन। तो चैत्र पहला महीना होता है, फागुन लास्ट महीना होता है। और एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, इसके जो पहले 6 माह होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। कई बार चैत्र 30 का होता है, वैसे मैक्सिमम 31 का ही होता है। जो पहले 6 महीने होंगे 31 के होंगे, बाकी 6 महीने जो हैं 30 दिन के होंगे। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी इसकी तिथि बताई गई है। एक चैत्र जो है 22 मार्च से शुरू होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन थी। आप गूगल करेंगे तो तक्षशिला आपको देखने को मिलेगा। तक्षशिला का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया ऐसा माना जाता है। तक्षशिला आजकल वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहाँ पर स्थित है ये जगह, जहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जो तो 427 ईस्वी में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना मानी जाती है। तो इस हिसाब से तक्षशिला ज़्यादा पुराना हुआ नालंदा से। और बात करें विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला की जो स्थापना मानी जाती है वो 9वीं शताब्दी के आसपास में मानी जाती है। 109 के लिए सी राइट ऑप्शन था। 110 इसमें पूछा गया है तेजस क्या है, तो आप सभी जानते होंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस एक एयरक्राफ्ट है। तेजस एक भारतीय निर्मित, जो भारत में निर्माण किया गया, इसका एकल इंजन मतलब सिंगल इंजन वाला लड़ाकू जेट है। इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी शुरुआत जो थी 1980 के दशक में हुई थी। यह एक डेल्टा विंग वाला और हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। 111 में हमसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है 2011 में देखें तो थी उत्तर प्रदेश की। और प्रदेश का जो राज्य में जनसंख्या घनत्व था वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 111 का सी जो है राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है, गंगटोक किसकी राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है। ऑप्शन सी सिक्किम, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा।
जबकि बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल या आइजवाल है, और त्रिपुरा की राजधानी आप सभी जानते होंगे अगरतला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन सी ए जो है 113 के लिए गुजरात राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर या फिर इसको श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है क्योंकि इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में ये मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए 113 का राइट ऑप्शन था। नोटा इज एसोसिएटेड विद, तो आप सभी जानते होंगे नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय मतदाताओं को ये विकल्प दिया गया है। जब आप वोटिंग करने जाते हैं, पोलिंग करने जाते हैं, तो आपको ईवीएम मशीन में है जो है नोटा का ऑप्शन देखने को मिलता है। और नोटा का जो ऑप्शन था वो सबसे पहले 2014 के जो राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उसमें ये ऑप्शन आया था। आप जानते होंगे जो राज्यसभा चुनाव है उसमें आम जनता जो है वोट नहीं करती है। जनता द्वारा जो स्टेटों में विधायक चुने जाते हैं वही जो हैं राज्यसभा के लिए चुनाव करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। तो 2018 में जो है पहली बार जो आम उम्मीदवार थे, मतलब आम मतदाता थे, उनके लिए जो है नोटा का ऑप्शन देखने को मिला था। और भारत में ईवीएम मशीन्स जो हैं जिनसे आप वोट डालते हैं, तो पहली बार जो था 1999 में यानी 1999 में जो है पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 115 के लिए बी जो है अमीर खुसरो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का तोता या तूती ए हिंद जो है वो किस कवि को कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन बी अमीर खुसरो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का तोता या कई बार सिर्फ तूती ए हिंद अगर आए तो अमीर खुसरो को ही ये कहा जाता है। अमीर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी भाषा के कवि और अपनी कविताओं को मोती के रूप में वर्णित करने के लिए इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। जबकि भारतीय राष्ट्रीयता का जनक जो है यह भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इनका जन्म जो था 22 मई 1772 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 27 सितंबर 1833 को हो गई थी। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके शिक्षक और गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद जी के, तो रामकृष्ण परमहंस आप ये याद रखेंगे। बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक जी एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था रत्नागिरी में और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी मुंबई में। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तो इनका जन्म जो था 9 मई 1866 को कोतलुक महाराष्ट्र में हुआ था और 19 फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु मुंबई में हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद राणा डे जी के ये शिष्य थे और महात्मा गांधी जी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सामाजिक धार्मिक नेता ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? ऑप्शन सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की शुरुआत की थी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है वो प्राचीन वैदिक धर्म है। उन्होंने लैंगिक समानता के महत्व पर भी जोर दिया था। आर्य समाज ने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, तो याद रखेंगे आप दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, जबकि 30 अक्टूबर 1883 को 1883 को इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है, तो विचित्र नाटक जो है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है। और ये जो थे सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, जबकि 7 अक्टूबर 1708 को इन्होंने देह त्याग दी थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत जो है 11 नवंबर सन 1675 को वे सिखों के 10वें गुरु बने थे। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं, माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब कौर। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद गुरु पद की जो संस्था समाप्त कर दी गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा सिंह बहादुर के पास चला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया था, तो आप सभी जानते होंगे पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, या जिसको हम शॉर्ट में हेमू भी बोलते हैं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें हेमू की जो थी हार हुई थी और अकबर का सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी हेमू से जीतना। आप सभी जानते होंगे पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं। इसमें पहला युद्ध जो था 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात अभी हमने कर ली। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। जबकि बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई की, तो 14 जनवरी 1761 को दिल्ली से लगभग 60 मील दूर ये पानीपत में हुआ था। ये मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो था मराठाओं की हार हुई थी और इसमें सदाशिवराव भाऊ को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किस सामाजिक प्रथा बुराई का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन बी सती प्रथा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के कई प्रयास किए गए थे। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जब ये गवर्नर जनरल थे तो उस समय राजा राम मोहन राय जो भी थे वो भी सती प्रथा के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी थी और राजा राम मोहन राय जो भी थे 1772 में उनका जन्म हुआ था, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने मिलकर कार्य किया है एक साथ सती प्रथा को बंद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। 121 का ए राइट ऑप्शन है बम्बई। भारत में अंग्रेजों द्वारा जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो मुंबई था। ये इन्होंने 1857 में स्थापित किया था। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, लगभग 30 साल बाद। तो 1857 में बम्बई में जो था भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। एक्चुअली जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, जिसमें कोलकाता, मद्रास और मुंबई
खोले जाने थे। तो इसमें मुंबई की स्थापना जो थी 1857 में की गई थी। तो सबसे पहले मुंबई ही खुला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था या अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो था रविंद्रनाथ टैगोर ने द सर, या जिसमें सर रविंद्रनाथ टैगोर उनको बोला जाता था, जो नाइटहुड की उपाधि उनको मिली थी, वो उन्हें वापस कर दी थी। क्योंकि जो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें 379 निर्दोष लोग जो थे उनको जनरल डायर द्वारा उन पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी 379 लोगों की, 379 लोगों की। तो इस कारण जो था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और अगर बात करें कि इनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी, तो वर्ष 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि इन्होंने 1919 में वापस कर दी। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए जो था सम्मानित किया गया था इस नाइटहुड उपाधि से। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्यों दी गई थी, तो किस लिए दी गई थी, किस रचना के लिए? तो साहित्य में ये पुरस्कार उन्हें उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव ने 1907 से लेकर 1910 के बीच गीतांजलि की कविताएं लिखी थीं, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरे विश्व में मशहूर हुआ था। ब्रिटिश उनकी प्रतिभा के कायल थे, इसलिए 1915 में ये नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी, जो कि उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।